ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहु तुला राशि में और केतु मेष राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं राहु और केतु जब तुला और मेष राशि में स्थित हों तो कैसे परिणाम वो देते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आगे जब हम परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो यदि आप ये नहीं जानते कि राहु केतु का क्या जो है व्यवहार है, स्वभाव है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उसको कार्ड सेक्शन में उसका लिंक ऊपर आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपसे बहुत विनम्र आग्रह है। क्योंकि राहु केतु वाकई में क्या है, बहुत कम लोग इसको समझते हैं बारीकी से। उसमें उसकी विस्तार से चर्चा की गई है अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से, चाहे वो ज्योतिषीय हों, खगोलीय हों या फिर दार्शनिक दृष्टिकोण हो, कि राहु केतु का वास्तविक स्वरूप क्या है और उनका हमारे जीवन पर किस तरीके से, इस सृष्टि पर किस तरीके से प्रभाव है और वाकई में उनका अस्तित्व किस तरीके का रहता है, उसमें चर्चा की गई है। उसको देखने के पश्चात आपको भली भांति ये समझ आ सकेगा कि अब जिन परिणामों की जब हम चर्चा करेंगे तो वो क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं जब वह किसी राशि या किसी भी भाव में बैठे। और राहु केतु हर बार खराब नहीं होते हैं। मंगल शनि राहु केतु से अक्सर लोग भय खाते हैं। हर बार राहु केतु जो है वो नकारात्मक परिणाम दें ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह भी कि आज 4 जो है केसेस की बात की जाएगी इस वीडियो में। जैसा कि पहले के भी वीडियोस में चर्चा की गई है कि राहु और केतु जो हैं वो हमेशा आमने सामने होते हैं कुंडली में 180 डिग्री के फासले पर, और दोनों में से जो भी ज़्यादा शक्तिशाली कुंडली में होगा दूसरा ग्रह उसके अधीन रहकर परिणाम देता है। तो इसकी चर्चा पहले भी मैं विस्तार से कर चुका हूँ। तो आज भी उसी तरीके से हम केसेस डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये पता करना रहेगा कि राहु और केतु में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो 2 केस बनेंगे। पहला, जब राहु ज़्यादा केतु से ताकतवर है तब कैसे परिणाम रहने वाले। दूसरा, जब केतु राहु से ज़्यादा ताकतवर है तब कैसे परिणाम रहेंगे। और दोनों में 2 सब केस बनेंगे, 2 सब कैटेगरी। पहले वाले में कि यदि राहु केतु अच्छे बैठे हैं तो क्या परिणाम रहने वाले हैं, और यदि जो है कमज़ोर या पीड़ित हो जा रहे हैं, ख़राब हैं, तो क्या परिणाम होंगे। और ऐसे ही दूसरे में भी कि केतु अगर राहु से अधिक ताकतवर है तो अच्छे और ख़राब केतु के परिणाम। तो आज अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं परिणामों के बारे में। सबसे पहला जो केस ले रहे हैं हम, उसमें बात करी जाएगी कि राहु जब केतु से अधिक ताकतवर है, कुंडली में बलवान है केतु से ज़्यादा, तो केतु उसके अधीन रहकर परिणाम देगा। और इसमें पहला सब केस अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि शुक्र, चंद्र और लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में हैं और राहु को उनसे सहयोग प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर यह स्थिति राहु के लिए शुभ मानी जाती है, क्योंकि राहु और शुक्र आपस में मित्र हैं और राहु तुला राशि में बैठने पर काफ़ी अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। अगर उसके कुंडली में अच्छे योग बना रहा है तो राहु यहाँ पे काफ़ी बेहतर परिणाम जीवन में दे सकता है। सबसे पहली बात जो यहाँ अधिकतम समय देखने को मिलती है वह यह है कि राहु और तुला और शुक्र तीनों ही माया और भौतिकता के ग्रह और राशियाँ माने गए हैं। इसलिए यह व्यक्ति को अक्सर भौतिकवादी स्वभाव प्रदान करता है और इसलिए अधिकतम समय यहाँ पे भौतिक इच्छाएं व्यक्ति के भीतर बढ़ती नज़र आती हैं। यह व्यक्ति को जो है एक सामाजिक, मिलनसार, उभयमुखी या बहिर्मुखी स्वभाव प्रदान करता है। यानी सोशल एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट एटीट्यूड अक्सर देखने को मिलता है। इंट्रोवर्ट नेचर यहाँ कम देखने को मिलता है अगर राहु अधिक शक्तिशाली है तो। दूसरा, यह व्यंग्यात्मक छवि प्रदान करेगा, ह्यूमरिस्टिक। इसके अलावा भाषा शैली बड़ी जो है अच्छी होती है। आपका जो बोलने का लहजा है, लोगों से बात करने का तरीका है, बड़ा ही प्रभावशाली ये देता है, ताकि दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सके। एक स्मूथ टॉकिंग, कन्विंसिंग एटीट्यूड जिसे कहा जाए, स्पीकिंग को लेकर के वो यहाँ राहु प्रदान करता है। दूसरा, तुला और राहु दोनों ही जो है व्यापार के लिए
वाणिज्य के ग्रह और राशियां माने गए हैं। इस वजह से यदि चंद्रमा लग्न के स्वामी ऐसी स्थितियों में है, बुध वगैरह अच्छे हैं, तो ये व्यक्ति को बहुत गहरी, बारीक और अच्छी व्यापारिक बुद्धि और पकड़ या समझ प्रदान करता है। बिजनेस एक्यूमेन जिसको कहें वो अच्छा होगा और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं व्यक्ति के भीतर। अब वो आप कई लोग जो हैं कोई शिक्षा प्राप्त करके जो है जीवन में व्यापार वगैरह करते हैं, वो अलग बात है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मौलिक गुणों के आधार पर। जो व्यक्ति कहीं पढ़ लिख करके सीख के नहीं आया है, पैदाइशी कुदरतन उसको ये भगवान ने गुण दिए हैं, तो वो यहाँ पर जो है अधिकतम समय व्यापारिक बुद्धि, चीज़ों की समझ, वाणिज्य कैसे चलती है यानी ट्रेड और कॉमर्स, खरीद फरोख्त, व्यापार, पैसे का लेन देन, लोगों से संपर्क और एक 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 संस्था विशेष को बनाना, उसको कैसे फिर चलाना, ये जो गुणवत्ता है ये राहु यहाँ पर प्रदान करने में पूर्णतया क्षमता रखता है। यदि ऐसे योग अगर कुंडली में है, अगर बुध अच्छा है, लग्न के स्वामी चंद्र इस स्थिति में है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। एक अच्छी व्यापारिक बुद्धि प्रदान करे इसके लिए भी, और दूसरा एक व्यक्ति जीवन में सफल व्यापारी भी बन सके उसके लिए भी। तो ये बिजनेस एक्यूमेन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत शुभ स्थिति होती है। इसके अलावा ये व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाता है। यानी व्यक्ति एक होते हैं जो किताबी ज्ञान रखते हैं, यहाँ पे किताबी ज्ञान तो हो सकता है परंतु अनुभव से व्यक्ति ज़्यादा सीखता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको कहें वो अधिक देखने को मिलती है। तो वो जो पकड़ है, ओरिजिनलिटी है, वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के भीतर ये प्रदान करता है। इसके अलावा ये जैसा मैंने कहा, ये कूटनीति में कुशल बनाता है व्यक्ति को और व्यवहार कुशल बनाता है। आप और जुगाड़ू मानसिकता प्रदान करता है। इसी को स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं कि व्यक्ति को जो है कितनी भी कैसी भी कठिन विपरीत परिस्थितियां हो, वो रास्ता खोजने में सक्षम है। उनके पास हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक उपाय, एक साधन, एक सल्यूशन उपलब्ध होता है। ये नहीं कि हमेशा एक्सक्यूजेज और बहानेबाजी की कंप्लेंट कर रहे हैं बैठकर, वैसी परिस्थितियां ये राहु नहीं देता। तो व्यक्ति को चतुर बना रहा है, व्यवहार कुशल बना रहा है और कठिन समय विपरीत परिस्थितियों में भी जो है आप अपना कोई रास्ता खोज लाएं, इस तरीके की तीक्ष्ण बुद्धि राहु प्रदान करने में इस परिस्थिति में सक्षम माना जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को वास्तविक स्वभाव प्रदान करता है, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तविक होगा वही आप जो है बुद्धि का प्रयोग कर कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोजने में सक्षम है। इसके अलावा यह व्यक्ति को क्रिएटिव, सृजनात्मक, कलात्मक क्षमताएं भी प्रदान करता है। तो वो कोई भी क्षेत्र में हो सकती हैं। कला के कई मार्ग माने गए हैं, तो किसी भी मार्ग में हो सकती है, चाहे वो संगीत हो, अभिनय हो, नृत्य हो या हस्तकलाएं हो, कुछ भी हो सकती हैं। परंतु जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक क्षमताएं हैं, वो भी राहु बढ़ाता है, क्योंकि राहु का काम क्या है? विस्तार करना। तो राहु जो है तुला राशि में, तुला राशि और शुक्र के जो गुण हैं उनमें विस्तार पैदा करता है। तो अगर चंद्रमा शुक्र ऐसी परिस्थितियों में अच्छे कंडीशन में बैठे हैं और ऐसे योग बना रहे हैं, तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव स्किल्स भी अच्छी प्रदान करता है, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव स्किल्स। इसके अलावा तुला राशि के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। यानी राहु क्या है? हर वह चीज़ जो हमें आकर्षित करती है। तो तुला राशि जिन जिन चीज़ों को अपने हमारे जगत में दिखाती है, उन चीज़ों के प्रति प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ेगा। तो राहु उसको बढ़ाता है। और इसके लिए हालांकि आपको दूसरे योग भी देखने चाहिए, पर अधिकतम समय यहाँ पर जो भौतिकता है, माया है, भोग विलास, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, सम्मान और हर वह चीज़ जो इंद्र तृप्ति देती है व्यक्ति को, उसके प्रति आसक्ति का भाव बढ़ता चला जाता है। तो फॉरनेस फॉर लग्जरीज, वेल्थ एंड प्लेजर्स इंक्रीज करते हैं। तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हर चीज़ जो बेस्ट हो वो व्यक्ति अपने लिए चाहेंगे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप उसको किस मार्ग से अर्जित कर रहे हैं। तो वो
मेहनत के दम पे आ रहा है या कोई शॉर्टकट खोज रहे हैं और उसके दम पे बस मिल जाए, उस तरीके की मनःस्थिति है, ये चंद्र पर निर्भर करता है। तो और ये खराब राहु के अभी परिणाम जब देखेंगे तब उसमें भी इन बातों का विस्तार से चर्चा होगी। परंतु यहाँ पर क्या है कि ये भौतिक प्रगति और सफलता देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि अगर राहु इस राशि में अच्छा बिहेव कर रहा है तो ये व्यक्ति को भौतिक सफलताएं देता है, यानी मटीरियल प्रोग्रेस एंड सक्सेस जिंदगी में प्रदान करेगा। भले ही आप छोटे स्तर से क्यों ना शुरू करते हुए आए हों, पर अपने जीवन में एक अच्छे स्तर तक पहुंच पाते हैं, और जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं वो कोई भी हो सकती हैं, छोटी या बड़ी, उनको यह पूरी करने में आपकी सहायता ज़रूर करेगा। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, परिश्रमी हैं, तो ज़रूर हासिल कर पाएंगे। राहु की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अभी उसी की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो भी धन संपत्ति, भौतिक इच्छाएं, यश, समृद्धि, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को जीवन में प्रदान करने में सक्षम है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, हर जो चीज़ है बेस्ट हो तो काफ़ी चूज़ी बना देता है कई बार हर चीज़ में। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कपड़े हों, खाना पीना हो, घर हो, ज़मीन जायदाद हो, गाड़ियाँ हों, अच्छी जितनी भी लग्जरी आइटम्स आप सोच सकते हो, उनका सबका शौक़ है। तो वो सारी चीज़ें जो है राहु या नेचुरल प्रदान करेगा, और टेंडेंसी फॉर शो ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि तुला राशि क्या है? तुला राशि है समाज की, लोग आपको कैसे 24 घंटे देख रहे हैं, आकलित कर रहे हैं, ये तुला राशि है। तो राहु क्या है? हर समय हम लोगों की निगाह में बने रहें, उस तरीके का ग्रह माना गया है। तो वो दिखावे को संबोधित करता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ही अब व्यक्ति कितना भी विनम्र क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं शो ऑफ आएगा ही आएगा। आप हो सकता है बड़े ही मॉडेस्ट हों, बड़े ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति क्यों ना हो, पर फिर भी दिखावा आता है कहीं ना कहीं, छोटे स्तर पर ही सही पर होगा। तो टेंडेंसी फॉर शो ऑफ और पब्लिक वैलिडेशन, लोगों का सामाजिक जो मान्यीकरण है, प्रामाणिकता है, उसके प्रति व्यक्ति द्रवित ज़्यादा होता है। तो यानी कि पीपल सीक पब्लिक वैलिडेशन, वो कितना ही डिनाई करें, हो सकता है कि आप डिनाई करें, बट इंटरनली कहीं ना कहीं पब्लिक वैलिडेशन आपके कार्यों में दिखाई देता है कि वो चीज़ें, वो काम उस तरीके से, उस ढंग से करा जा रहा है जिससे कि हमें समाज की और लोगों की प्रामाणिकता, उनकी मान्यता प्राप्त हो, उनकी नज़र में हम उस तरीके से देखे जाएं जैसा कि हमने अपनी छवि उनकी नज़रों में चाही है। तो उस तरीके की जो मानसिकता है वो यह राहु अधिकतम समय प्रदान करता है। पर इसमें एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि व्यक्ति इसमें अपनी जो खुद का व्यक्तित्व है, अपना व्यक्तिकरण, उसे खोने लग जाता है। तो यहाँ पर कई बार अगर हम पर्सोना में इतना जीने लग जाएंगे कि लोगों की पब्लिक वैलिडेशन हमारे लिए बहुत मायने रखने लगेगी, उनकी ओपिनियंस बहुत मायने रखने लगेंगी, तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी से दूर होते चले जाते हैं। और राहु यह इस परिस्थिति में काफ़ी हद तक ये पैदा करता है, क्योंकि राहु सिर्फ माया का ग्रह है। तुला राशि समाज की है, इंडिविजुअल की नहीं है। इंडिविजुअल कौन है? मेष राशि, जहाँ केतु बैठा है। तो केतु क्या कर रहा है? रिजेक्शन, क्योंकि केतु हर चीज़ का रिजेक्शन दिखाता है। तो अगर मेष में बैठा तो रिजेक्शन ऑफ सेल्फ, तो रिजेक्शन ऑफ सेल्फ बढ़ता जाएगा। तो पर्सन बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड दे लिव टू मच इन द पब्लिक पर्सोना, ड्यू टू विच दे हैव सेल्फ डाउट अपॉन देमसेल्व्स। पब्लिक वैलिडेशन बहुत बढ़ने लग जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस पोजीशन का, जो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कई लोग, और ये अभी नकारात्मक पहलू जो राहु का बात करेंगे उसमें ये परिस्थिति और ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी, परंतु यहाँ पर राहु अच्छा भी अगर बिहेव कर रहा है तो भी यही कंडीशंस देखने मिलती हैं। और इस वजह से कई बार अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बढ़ने लगता है, क्योंकि अब आप अपने आप को अपनी निगाह से नहीं देख रहे। 24 घंटे दूसरे लोग नया कोई कैसे आपको जज कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा आपकी पकड़ है, उस पर ज़्यादा सोच विद्यमान है। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है कि अधिकतम समय व्यक्ति अपनी सोच, अपने कार्य और अपने जो भी उसके एक्शंस आप कहना चाहें, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आर ड्रिवन बाय पीपल्स ओपिनियंस, प्रेजुडिस एंड वैलिडेशन, एंड हेंस अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इंक्रीजेज, ये बढ़ता जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फेम की, ग्लैमर की इच्छाएं बढ़ती हैं। तो डिज़ायर फॉर फेम और ग्लैमर इंक्रीज़ करता है। व्यक्ति चाहे कि उसको लोगों का जो है एक
प्रसिद्धि प्राप्त हो, लोगों के बीच में उसका नाम, उसकी चर्चाएँ होती रहें, इस तरीके का जो है एटीट्यूड थोड़ा-सा प्रदान करेगा। इसके अलावा ये अट्रैक्शन देता है। अगर शुक्र, चंद्र अच्छे हैं और लग्न का स्वामी ठीक है, राहु इस राशि में है, तो व्यक्ति की छवि में, आपकी पर्सनैलिटी में ये अट्रैक्शन पैदा करेगा, आकर्षित आकर्षित व्यक्तित्व प्रदान करता है और जिससे कि दूसरे लोग प्रभावित हो सकें। तो एक चार्म, एक करिश्मा, एक अट्रैक्शन पर्सनैलिटी में ये देता है। वो रूप रंग के बेसिस पे हर बार जज नहीं किया जाता, वो कोई भी ऐसे गुण के माध्यम से दे सकता है जो गुण लोगों को अट्रैक्ट करे। पर ये कोई ना कोई ऐसा पहलू स्वभाव में या व्यक्तित्व में ज़रूर दे जिससे कि लोग आपके प्रति आकर्षित हों, ये दिखाई पड़ता है। इसके अलावा राहु, जैसा मैंने कहा, लालसा का ग्रह है, तो और तुला राशि माया की राशि है, तो माया के प्रति लालसा बढ़ा देगा और जो धन अर्जित करने की एक होड़ होती है उसके प्रति व्यक्ति का आकर्षण पैदा करता है। तो फॉन्डनेस फॉर फास्ट एंड इजी मनी, जल्दी और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकें, जल्दी और ज़्यादा सफलता भौतिक रूप से कैसे अर्जित कर सकें, इसके प्रति आकांक्षा बढ़ती चली जाती हैं। ये अच्छी बात है कि आप जल्दी और ज़्यादा सफलता हासिल करना चाह रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ मैटर करती है वो ये कि क्या आप इसको वैध और धार्मिक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, या गैर कानूनी, अवैध, अधर्मिक अधर्म के पथ पर चल करके उसको हासिल कर रहे हैं। क्योंकि राहु धर्म का नहीं, अधर्म का ग्रह माना गया है, उसको धर्म वगैरह कोई मतलब नहीं है। वो खाली आपकी ऐसी इच्छाओं को पैदा करता है और उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अपनी इच्छाएं कैसी पूरी करते हैं। आपको अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो चोरी डकैती करके अगर कमाना चाह रहे हैं तो भी राहु कहेगा हाँ कर सकते हैं। उसको मेहनत मजदूरी करके, पढ़ाई लिखाई करके, परिश्रम करके हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये राहु का नेचुरल नेचर है। तो यहाँ कंडीशन इस बात की बहुत मैटर करती है कि व्यक्ति क्या जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इच्छाएं रख रहे हैं और महत्वाकांक्षी हैं, ये अच्छी बात है, परंतु क्या उसको धर्म के मार्ग पर चलकर पूरा किया जा रहा है या अधर्म के मार्ग पर चलकर पूरा किया जा रहा है। क्योंकि अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर पूरा करेगा, हो सकता है, क्योंकि देखिए राहु को बहुत ज़्यादा धर्म से लेना देना है नहीं, इस वजह से इस केस में हम बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ये कहें कि नहीं बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ये इतना नहीं देखने मिलता। क्योंकि जैसा मैंने कहा राहु यहाँ पे व्यापारिक बुद्धि दे रहा है और व्यापारी जो है अधिकतम समय, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनेस्ट बिजनेसमैन नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से बिजनेस कर पाना बड़ा कठिन है, खास तौर से आजकल के वातावरण में। तो हो सकता है आप ईमानदार हों, पर एक लिमिट तक ही राहु बनने देगा, क्योंकि राहु वास्तविकता है, वो ये दिखाता है कि भाई ईमानदारी ज़रूरी है, परंतु एक हद तक, जहाँ तक कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके, मैं अपने एक्सपेंस पर किसी और का भला होने दूँ, ये राहु का नेचर नहीं है, ये बृहस्पति है। तो कंडीशन यहाँ पे यह आ जाती है कि वो लालसाएं, वो इच्छाएं, वो महत्वाकांक्षाएं अंदर रहती हैं और इसी वजह से राहु यहाँ पर व्यक्ति को भौतिक जगत में सफलताएँ भी प्रदान करता है, नो डाउट, बट द ओनली थिंग इज़ कि आप उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो आपका व्यू पॉइंट कैसा है, परसेप्शन कैसा है, ये इस कंडीशन में ज़रूर ध्यान रखने वाली बात रहती है। इसके अलावा तुला राशि और शुक्र जो है वो संबंधों के और प्रेम के और विवाह के भी कारक माने गए हैं, रिलेशनशिप्स एंड मैरिज। तो राहु जो है वो कभी भी रिलेशनशिप्स और मैरिज के लिए शुभ ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि राहु क्या है, सुपरफिशियल अट्रैक्शन, कमिटमेंट का ग्रह नहीं है वो। और कोई भी मजबूत लंबे समय तक चलने वाले कोई भी संबंध हो या विवाह हो, वो तभी चलता है जब उसमें 2 चीज़ें हों, निष्ठा और विश्वास। अगर निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, कोई भी संबंध हो, वो कोई प्रेम संबंध हो ये ज़रूरी नहीं है, विवाह हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी संबंध हो, आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, कोई भी रिश्ता है, उनमें जब तक निष्ठा नहीं है, उनमें जब तक समर्पण नहीं है और उनमें जब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना नहीं है, तब तक वो नहीं चलेंगे। तो यहाँ राहु जो है, जैसा मैंने कहा, खाली सतही भौतिक आकर्षण का ग्रह माना गया है, सुपरफिशियल मटेरियल अट्रैक्शन। तो कंडीशन यहाँ कई बार ये पैदा होती है कि अगर शुक्र अच्छा भी है तो भी मन में कई बार गलतफहमियाँ, वहम,
फियर ऑफ कमिटमेंट जिसे कहें, निष्ठा में कमी, और फियर ऑफ रिजेक्शन, किसी प्रकार के मन में संदेह यानी सस्पिशन, डाउट एंड कन्फ्यूजन पैदा करता है, मन में किसी प्रकार के वहम पैदा करता है जिससे आपसी विश्वास में कमी आती है, और आपके जो वासना है उसे बढ़ाता है। तो ठीक है कि कई बार हो सकता है वासना अधिक हो, लस्ट, पर कंडीशन यहाँ पे ये है कि क्या वह जो है प्रेरित कर रही है किसी और रिलेशनशिप को सीक आउट करने के लिए, या व्यक्ति आप एक ही संबंध को चलाने के लिए तत्पर है या कर्तव्यनिष्ठ है, ये दूसरे ग्रह भी डिसाइड करेंगे। तो अगर कुंडली में राहु का 7वें भाव पे, मान लीजिए तुला राशि में 7वें भाव में है, 7वें भाव के स्वामी के साथ में है, शुक्र के साथ में है, नवमांश में सेम स्थितियां हैं, तो यहाँ पे क्या है, मैरिज पे इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर अगर मान लीजिए अगर इसका मैरिज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, खाली ये किसी ऐसे भाव में ऐसे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तुला में है, पर किसी ऐसे भाव या ग्रह के साथ बैठा है जिसका मैरिज से कोई लेना देना नहीं है, तो भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट पे दिखाई पड़ेगा। पर वो रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट उस भाव से संबंधित हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में है, तो तीसरा भाव मित्रों का है, भाई बहनों का है, उनमें देखने मिल सकता है। पर अगर 5वें भाव में है, 7वें भाव में है, 12वें भाव में है, 8वें भाव में है, तो इसका पक्की बात है कि आपके मैरिज और रिलेशनशिप में तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और ये बड़ी ही सेंसिटिव वल्नरेबल सिचुएशन होती है, क्योंकि राहु हमेशा एक नकारात्मक और भीषण नकारात्मक ग्रह माना गया है, कभी भी शुभ नहीं माना जाता किसी भी तरीके के विवाह और प्रेम संबंध के लिए, क्योंकि वो संबंध तो देगा, विवाह भी देगा, पर उसमें निष्ठा और विश्वास की भयंकर कमी करता है। तो फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, जिन लोगों को इस बात का भय होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओवरली कॉन्शियस बना रहा है, कहाँ, पब्लिक इमेज के प्रति। तो राहु कई बार ऐसा करता है, कुछ लोग इतने वल्नरेबल इमेज और फ्रेजाइल ईगो के लोग होते हैं कि उनको फियर ऑफ रिजेक्शन तो होता है, तो इस चक्कर में क्या करते हैं, दूसरा हमें रिजेक्ट करे, हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, इस तरीके की साइकोलॉजी भी प्रदान करता है। और दूसरा यहाँ पे विश्वास कभी नहीं बनने देता। तो आपके मन में कोई ना कोई ऐसे सस्पिशन, डाउट, कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ हमेशा उधेड़-बुन मन में चलती रहेगी, या आप ज़बरदस्ती उसे पैदा करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कि ये रिश्ता अंततः ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है। इस तरीके की जो निगेटिव मेंटालिटी है वो राहु प्रदान करता है। अभी यहाँ पे नकारात्मक राहु की चर्चा करेंगे, उसमें और ज़्यादा भीषण नकारात्मक परिणाम देने में सक्षम है। परंतु जैसा मैंने कहा, अगर शुक्र कितना भी बढ़िया क्यों ना बैठ जाए और इस राशि में राहु है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर मैरिज पे है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। इसमें 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वो ये है कि अपनी शादी या अपने रिलेशनशिप, उनमें ट्रस्ट और कमिटमेंट 2 कीवर्ड हैं जिन पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहीं पे राहु अटैक मारेगा, और अधिकतम समय जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, इसी वजह से रिश्ते और शादी और प्रेम संबंध टूटते नजर आए हैं। क्योंकि लेटर ऑन अगर निगेटिव बिहेव करेगा तो निगेटिव बिहेवियर में क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस बनाएगा, कोई कमिटमेंट नहीं देगा, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब पैदा करता है। परंतु अगर अच्छे शुक्र की कंडीशन सही है, ज़्यादा खराब योग नहीं बन रहे हैं, तो क्या होगा, मन नहीं लगने देगा। शुरुआत में कई सारे डाउट्स होते हैं और परीक्षाएं बहुत होती हैं आपसी विश्वास की, और व्यक्ति बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। इस तरीके की मनस्थिति जो है ये पैदा करता है। ऑब्सेशन बहुत देता है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन का ग्रह है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे नेगेटिव या कोई अन्य तरीके का विचार जिस पे ओवर ऑब्सेशन हो, जो कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम की जड़ बन जाए आपके रिलेशनशिप्स में। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना रहेगा जब राहु इस राशि में बैठे। और मेन पॉइंट है फॉर रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, इट इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। और यह अनकन्वेंशनैलिटी भी प्रदान करता है किसी तरीके की रिलेशनशिप्स में, जैसे इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेज और रिलेशनशिप है। हालांकि ये कोई अनकन्वेंशनल एस्पेक्ट नहीं है, बट भारत के समाज में ये बहुत कई बार ऐसी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में इतना हे दृष्टि से देखा जाता है कि वो संकीर्ण विचारधारा का द्योतक है, नो डाउट, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा समाज है हमारा। तो कंडीशन यहाँ पे यह आती है कि अनकन्वेंशनैलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ इंडियन कल्चर, कास्ट, इंटर कास्ट एंड रिलीजन इश्यूज़ भी देखने मिल सकते हैं। एज गैप हो सकता है, बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं। दूसरा, विदेश में है, जैसे कुछ लोगों की शादियां जो हैं विदेश में होती हैं, तो वो देखने को मिल सकता है। कुछ लोग भाग के शादी करते हैं,
परिवार से विरोध है, उस तरीके की अनकन्वेंशनैलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो अनकन्वेंशनल एस्पेक्ट माने गए हैं, नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल सिचुएशंस टेक्निकली अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स, वो यहाँ पे देखने मिल सकती हैं रिलेशनशिप और मैरिज में। तो ये राहु का एस्पेक्ट है जो अभी तक हमने पहले बात करी। जब शुक्र, चंद्रमा और लग्न के स्वामी सही हैं तब किस तरीके के परिणाम देखने मिल सकते हैं। अब दूसरा सब केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये है कि यदि राहु तुला में है और शुक्र, चंद्रमा और लग्न के स्वामी अच्छे नहीं बैठे हैं, राहु पीड़ित है, खराब योग बना रहा है, शुक्र से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, अब यहाँ राहु पीड़ित होगा, खराब परिणाम देने में क्षमता रखेगा। और जैसा मैंने कहा कि राहु यहाँ पर राशि उसके लिए ठीक है, परंतु अगर उसका नकारात्मक पक्ष बढ़ता है तो राहु यहाँ पर कई सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी लाइफ में देने में पूरी तरीके से जो है ताकत रखेगा, शक्ति होगी उसके पास। अब वो कैसे परिणाम रह सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नोट है कि जितने भी परिणामों की अभी चर्चा मैं करूँगा, आपको खाली एक जानकारी के स्रोत की तरह इसको लीजिए, बाकी पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे आइएगा, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि राहु और शुक्र और बाकी ग्रह कैसी कंडीशन में हैं, कौन से भाव में हैं, कैसे योग बना रहे हैं। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप मत करें। जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं टेक इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा सब केस, जब शुक्र, चंद्र और लग्न के स्वामी कमजोर और राहु हो रहा है निगेटिव। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति में बढ़ा देता है व्यक्ति के भीतर बहुत ज़्यादा। सेल्फ डिसेप्शन और सेल्फ डिनाइल में जीने की इतनी भयंकर आदत होती है कि आपका अपना व्यक्तित्व से सारा वास्ता खत्म हो चुका होता है। व्यक्ति जो है अपनी जो छवि, अपना खुद का अस्तित्व है, उससे पूरी तरीके से कोई अतई पता नहीं है। यू आर क्लूलेस अबाउट योर ओन वंस पर्सनालिटी, क्योंकि लग्न में कौन बैठा होगा, सॉरी लग्न नहीं, मेष राशि में केतु बैठा होगा जस्ट सामने। तो केतु यहाँ पे और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ा देगा, क्योंकि राहु क्या कर रहा है, टोटल सेल्फ डिनाइल, सेल्फ डिसेप्शन बढ़ाता चला जा रहा है। ये खराब संगति देता है, क्योंकि तुला राशि क्या है, आपके समाज में लोग जो आपके नज़दीक आ रहे हैं तो वो बैड कंपनी, कुसंगति देता है। और कुसंगति ऐसी जिसमें आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं, दूसरा जैसा समझाएगा, बताएगा, बोलेगा, आप वही मानते चले जाएंगे, और एक पथ भ्रष्टता शुरू हो जाती है। कुमार्गों पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो ये राहु पूरी तरीके से देता है। इसके अलावा डेस्परेशन फॉर अटेंशन एंड पब्लिसिटी, छोटी छोटी बातों में अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड, लोगों का ध्यान हम पर केंद्रित हो जाए, बस जैसे तैसे केंद्रित हो जाए। जो लोग पब्लिसिटी स्टंट करते फिरते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तुला, राहु में तुला, या और भी राशियां होती हैं नो डाउट, बट ये कंडीशन में अगर राहु नेगेटिव है तो ये देता है। इसके अलावा सोशल वैलिडेशन के इतने ज़्यादा भूखे बनाएगा कि आपको अपनी इंडिविजुअल एक जो आपकी खुद की ओपिनियन है वो कहाँ खो जाती है पता ही नहीं चलता इंसान को। तो सोशल वैलिडेशन में अंधा, यानी आप जो व्यक्ति आपको समझाएं, आपको मैंने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपने मान लिया नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, हम ऐसे ही व्यक्ति, खुद को कभी सोचा ही नहीं कि नहीं वाकई में अपना आकलन खुद करें कि नहीं हम खुद कैसे हैं। लोग जैसा आपको कहेंगे आप वही मान लेंगे कि नहीं इन्होंने मुझे कहा, कुछ ना कुछ तो होगा। खुद का आकलन व्यक्ति करना भूल जाते हैं, और दूसरों की जो मान्यताएं हैं, दूसरों की जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो पूर्व धारणाएं हैं, उनके जो प्रामाणिकताएं हैं, सोशल वैलिडेशन, वो इतना बढ़ता जाता है कि आपकी अपनी ओपिनियन, अपने खुद के ऊपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो, कुछ नहीं बचता। तो यहाँ कंडीशन आती है कि यू आर टू मच ड्रिवन बाय public opinions and their societal validation that you lose your own self individuality completely। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअलिटी नहीं बच रही या उस पर भयंकर कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो चुकी है कि आपको पता ही नहीं कि आप कौन है, और ऐसी परिस्थिति में अगर राहु बढ़ता जा रहा है, यानी कि यू आर मोर ड्रिवन बाय सोसाइटल ओपिनियंस, देन भौतिकता के प्रति अंधापन पैदा करता है ये। तो माया के प्रति अंधापन, ब्लाइंडली मटीरियलिस्टिक नेचर देने में संभव है। इसके अलावा तो ब्लाइंडली मटीरियलिस्टिक नेचर में एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि व्यक्ति सिर्फ अपनी जो इंद्र तृप्ति है उसको पूरा करने के लिए
ही सारे कार्य अधिकतम कर रहा है। तो सुखवादी भौतिक मानसिकता, हीडोनिस्टिक मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड, तो हीडोनिज्म बढ़ा देता है। और ऐसे लोग कई प्रकार के आपको दिखाई देंगे समाज में, परंतु ये कंडीशन यहाँ राहु की संभव है, इस वजह से आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कई सारे और नकारात्मक पक्षों को भरने में ये सक्षम है, स्वभाव में, व्यक्तित्व में, जैसे कि झूठ है, राग है, द्वेष है, दूसरों से ईर्ष्या है, मैनिपुलेशन है, छल कपट, धूर्तता, विश्वासघात, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा ही स्वार्थपरता, एक्सेसिव सेल्फिश मोटिव्स या बिहेवियर, और अपने जो भी आपके अल्टीरियर मोटिव्स हैं उनको सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक चले जाने की क्षमता ये राहु प्रदान करता है। बुद्धि चलेगी पर हमेशा गलत दिशा में, तो व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाता है, परंतु हमेशा दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए। इसके अलावा भ्रष्टता जो है स्वभाव में बढ़ती चली जाती है, तो करप्ट एक मेंटालिटी या रॉन्ग यूजेज ऑफ नॉलेज, किसी प्रकार के हर प्रकार के अवैध कार्य, गैर कानूनी कार्यों में लिप्तता, तो ये सारी चीज़ें चाहे वो किसी तरीके के छोटे मोटे अपराध हों, कुछ भी हो, चोरी हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। इसके अलावा ये अंदर का जो ज़मीर होता है, कॉन्शियंस, उसे ज़ीरो कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इससे हम सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स भी देख सकते हैं, मेनली सोशियोपैथ, साइकोपैथ इससे कम देखने मिलते हैं, परंतु ये एक्सट्रीम केस सिनारियो है। आपको फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, टेक इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी के स्रोत की तरह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैटर करती है। कई बार आपको अगर किसी भी ग्रह का बिहेवियर देखना है तो हमेशा पूरी कुंडली देखी जाती है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि राहु टोटली अच्छा है, टोटली ख़राब है। वो हो सकता है कि किसी चीज़ में अच्छा हो, किसी चीज़ में ख़राब हो, तो यू हैव टू सी कि भाई किस तरीके का व्यवहार है। और ये इसीलिए मैंने कहा आप किसी भी नतीजे पर एकदम से मत आइए, क्योंकि राहु केतु का एनालिसिस अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि उनका अपना कोई बिहेवियर नहीं होता है। वो दूसरे ग्रहों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे राशियों पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी कोई पहचान नहीं होती है। जिस राशि में बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठेंगे, उसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इनका एनालिसिस ऑलरेडी कठिन है, इसलिए जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं इनको खाली जानकारी की स्रोत की तरह लीजिए, डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे जंप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वर्स्ट केस अगर सिनारियो देखा जाए तो क्या है, इट कैन मेक अ पर्सन कंप्लीट सोशियोपैथ, डिवॉइड ऑफ इमोशंस, डिवॉइड ऑफ कॉन्शियंस। और ये पर्सनली आई हैव सीन दिस इन माय एक्सपीरियंस कि व्यक्ति को ये सोशियोपैथ बना रहा है। तुला में राहु लग्न में, तो ये व्यक्ति को बना रहे हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है इसमें। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि राहु के पास अगर अच्छी क्षमताएं हैं, अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो नकारात्मक क्षमताएं भी पूरी तरीके से हैं। और इससे हम क्या देख सकते हैं, हर प्रकार के जो है गैरकानूनी कार्य करने वाले लोग, खास तौर से वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, क्योंकि तुला राशि व्यापार की मानी गई है, तो इससे हम खूंखार अपराधी कम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे राहु जो वो देना चाहिए ना आपको करेज, वो उतना नहीं देता, तो मतलब वॉयलेंट करेज, तो वो यहाँ नहीं देता। तो यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि अधिकतम समय व्यक्ति जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। कौन आर्टिस्ट हैं, धोखाधड़ी करने वाले हैं, विश्वासघात करने वाले हैं, इस तरीके के लोग। इसके अलावा एडिक्शंस बढ़ाने की क्षमता रखता है, क्योंकि किसी प्रकार का जो है लत, किसी भी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सेक्स एडिक्शंस, या कोई भी अन्य प्रकार की लतें, कुछ भी हो सकती हैं, देने में क्षमता है पूरी। इसके अलावा पैसा जो भी व्यक्ति कमाएगा और इच्छाओं को जो भी पूरा करेगा, सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी अवैध कार्यों से, भ्रष्टता से ही, सकारात्मक धार्मिक तरीके से कभी भी नहीं। क्योंकि अगर राहु खराब है, ऐसा असंभव होगा कि व्यक्ति सन्मार्ग से, सही मार्ग से और धर्म के पथ पर चलकर पैसा कमा ले, असंभव है, ये नहीं होता। तो कंडीशन यह क्या है, ऑल द मनी एंड रिसोर्सेज विच और the desires which are fulfilled, they are through illegal activities only.
नॉट थ्रू लीगल एक्टिविटीज़ एट ऑल। इसके अलावा दूसरा, दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, तो यहाँ पर आप पैसा वेस्ट बहुत करने वाले कुछ लोग होते हैं, तो उनका एक स्टूपिड एक्स्ट्रावेगेंस कहें जिसे, ज़रूरत नहीं है बस खर्चा करे पड़े हैं फालतू का, तो वो चीज़ें यहाँ देखने मिल सकती है। और एक आपके बैड डिसीजंस जो होते हैं वो पैसे का व्यय बहुत कराते हैं, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा लालची बहुत बनाता है, स्वार्थी और लालची ज़बरदस्त बनाएगा। यहाँ पे जैसा मैंने कहा, अगर क्योंकि तुला राशि और शुक्र क्या थे, संबंधों के थे, तो हर प्रकार का संबंध में व्यक्ति अपना फायदा ढूंढता है हर बार, क्योंकि राहु क्या है, राहु को संबंध से मतलब नहीं है, राहु अपने स्वार्थ, अपने फायदे से मतलब होता है। इसलिए वो कभी भी रिश्तों के लिए शुभ ग्रह नहीं माना गया, क्योंकि वो हमेशा स्वार्थी ग्रह है और हमेशा अपना देखता है। तो कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि आप कोई भी रिश्ता बनाएंगे, कोई भी रिश्ता हो, सगे से सगा कोई भी रिश्ता हो, और बड़े से छोटे कोई भी रिश्ते हों, उनमें अधिकतम समय व्यक्ति हमेशा पहले स्वार्थ सिद्धि ढूंढेगा कि इससे मेरा क्या फ़ायदा है, माँ बाप से मेरा क्या फ़ायदा, मित्र से मेरा क्या फ़ायदा, बीवी बच्चे मेरा क्या फ़ायदा, पति मेरा क्या फ़ायदा। पहला मेरा फ़ायदा क्या है, ये जो सोच है ये राहु पैदा करता है। तो एक्सट्रीमली ग्रीडी एंड सेल्फिश माइंडसेट, एंड यू सीक आउट दैट फुलफिलमेंट ऑफ ग्रीड एंड सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स थ्रू रिलेशनशिप्स ऑल्सो। और वो नेचुरल इनबिल्ट होता है वो व्यक्ति की, उसमें आप ये मत सोचिए कि नहीं बड़ी ख़राब बुद्धि है, नहीं, ये उनका नेचुरल बिहेवियर है, उन्हें लगता नहीं है कि कुछ गलत है। तो कंडीशन यहाँ पे परिस्थिति ये आती है कि ये जो राहु का व्यवहार है ये पूरी तरीके से रिश्ते ख़त्म करता है। कोई भी यहाँ पे सिर्फ आपकी रिलेशनशिप और मैरिज की बात नहीं हो रही है, जिस भाव में जिस रिश्ते को ये इम्पैक्ट मार देगा। मान लीजिए 9वें भाव पिता का होता है, 9वें भाव में बैठा खराब कर देगा, या तो पिता का भी रिलेशन ऐसा ही हो सकता है पिता बहुत लालची हो, पिता बहुत स्वार्थी हो, आप ना हो, तो भी रिश्ता खराब हो जाएगा। या अगर आप खुद हैं और पिता नहीं है तो फिर वैसे वाइसे वर्षा कुछ भी पॉसिबल है। तो कंडीशन यहाँ ये आती है कि अगर राहु खराब व्यवहार कर रहा है और शुक्र नेगेटिव है, तो रिलेशनशिप जिस भी भाव में वो बैठा है उसके कंट्रोल में आने वाले जो भी रिलेशनशिप होंगे वो इफेक्ट हो जाएंगे नेगेटिव तरीके से, और उनमें सिर्फ स्वार्थ और लालसा ही बचती है। तो ये चीज़ आती है। जो लोग धोखा दे के शादी करते हैं, पैसे के लिए शादी करते हैं, कोई और उनके जो है अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं उनके लिए शादी करते हैं या संबंध बनाते हैं, किसी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं उनमें जो है विश्वासघात और धोखाधड़ी करते हैं, सारे लोग तुला राहु देखे जा सकते हैं। तो आपको हमेशा देखना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर शुक्र पहले वाले केस में अगर अच्छा है तो व्यक्ति को ये धूर्त तो बनाता है और चालाक भी बनाता है, परंतु विश्वासघाती नहीं बनाएगा, क्योंकि आप अपना फ़ायदा ढूंढेंगे नो डाउट, पर दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा उठाने वाली प्रवृत्ति नहीं प्रदान करेगा। पर अगर राहु खराब है तो व्यक्ति सिर्फ अपना सोचेगा, दूसरा जाए भाड़ में, ये कंडीशन होती है। तो पूर्णतया अधर्मी और कुबुद्धि जो है मानसिकता प्रदान करता है। अगर नेगेटिव बिहेव कर रहा है तो गैर जिम्मेदाराना स्वभाव होगा, हर छोटा जो है शॉर्टकट ढूंढने की आदत होती है। जुगाड़ू अलग बात है, परंतु हर चीज़ में आप जो है शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि इच्छा है 1 करोड़ कमाने की, तो अब वो किसी को धोखाबाजी करके भी कमा ले तो अच्छा है, मेहनत करके नहीं चलता कोई दिक्कत नहीं। ये जो एटीट्यूड है ये है सीकिंग शॉर्टकट्स डिस्पाइट कि भाई दूसरों का नुकसान होगा उससे चिंता नहीं है, तो ये नकारात्मक राहु के लक्षण हैं। इसके अलावा आलस बहुत बढ़ाता है, तभी तो व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढेगा, तो यहाँ पे कंडीशन ये आती है। इसके अलावा हर चीज़ में बहानेबाजी, व्यक्ति क्योंकि राहु क्या है डिनाइल में रख रहा है, आप कभी भी जो है अपने गलतियों को और अपने भीतर की कमियों को पहचानने से कतराएंगे। तो फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर ऑल द मिस्टेक्स एंड शॉर्ट कमिंग्स इन योर पर्सनालिटी एंड लाइफ, ये देखने मिलता है। इसके अलावा इच्छा शक्ति कुछ नहीं होती, मेहनत करने में यकीन नहीं रखते। और दूसरा और ये अंतिम पॉइंट है वो ये है कि ये अनग्रेटफुल, इनग्रेटिट्यूड, एहसान फरामोशी जिसे कहें वो देता है स्वभाव में। कभी किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया, बदले में आप करने की बजाय छोड़ के ये मान भी नहीं रहे कि उसने आपके लिए कभी कोई सहायता करी है। तो यहाँ कंडीशन क्या है, इनग्रेटिट्यूड,
एंड अनग्रेटफुल बिहेवियर, ये भी राहु प्रदान करता है। तो नो डाउट जितने मैंने पॉइंट कहे हैं ये सब नकारात्मक हैं और इसीलिए इसकी चर्चा की गई है, क्योंकि राहु कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, इसलिए उसके पास पूर्णतः ये सारे प्रवृत्तियां देने की क्षमताएं हैं और ऐसे लोग समाज में विद्यमान हैं। तो हम इससे मुंह नहीं फेर सकते हैं कि नहीं सब अच्छा ही अच्छा होगा। नकारात्मक पक्ष है उसको ज्योतिष भली भांति उजागर करने में सक्षम है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। परंतु फिर से मेरा आग्रह है, निष्कर्ष पर डायरेक्टली मत आइए जब तक पूरी कुंडली का अध्ययन नहीं कर लिया है, तभी आइए। तब तक इसको जानकारी के लिए स्रोत की तरह सोचें। अब बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है केतु जब राहु से ज़्यादा ताकतवर होगा तो यहाँ क्या परिणाम होंगे। और इसमें पहला सब केस कि अगर मंगल मतलब केतु मेष में है, राहु से अधिक ताकतवर है और मंगल चंद्रमा लग्न के स्वामी अच्छे हैं, केतु को बल दे रहे हैं, तो यहाँ कैसे परिणाम होंगे। और दूसरा केस जब बल नहीं दे रहे, सहयोग नहीं दे रहे, तो क्या परिणाम होंगे। तो पहला सब केस से शुरू करते हैं। इस केस में बात ये आती है कि केतु जो है, केतु के लिए मेष राशि अच्छी राशि नहीं मानी गई है। इस कंडीशन में जब राहु केतु से ज़्यादा ताकतवर हो, जनरली यही केस अच्छा माना जाता है। केतु का राहु से ताकतवर होना इस केस में शुभ स्थिति उतनी नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर केतु राहु से अधिक ताकतवर है तो इसका अर्थ है कि केतु के परिणाम बढ़ जाएंगे, राहु उसके अधीन रह के परिणाम देगा। और केतु क्योंकि मेष राशि में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता और उसके लिए एक शुभ राशि वह नहीं है, इसलिए मंगल पर पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। अगर मंगल थोड़ा सा भी इधर उधर नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनाए तो केतु पूरी तरीके से बेकार होगा और उसमें भारी नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता पैदा हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में जनरली एक आइडियल सिचुएशन जो कही गई वह यह कि राहु अधिक अगर ताकतवर है केतु से तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की केतु राहु से अधिक ताकतवर हो। परंतु अब दूसरा केस जैसा मैंने कहा डिस्कस करते हैं कि केतु ताकतवर है और मंगल चंद्रमा लग्न के स्वामी उसको जो है सहयोग दे रहे हैं, तो ये क्या देगा, यहाँ पे अब केतु के मेष राशि वाले तत्व बढ़ जाएंगे, तो ये व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। तो जैसे पहले मैंने कहा था, पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि राहु का अगर ताकतवर है तो व्यक्ति को सोशल बना रहा है, एक्सट्रोवर्ट बना रहा है, एम्बीवर्ट बना रहा है, यहाँ ये अपोजिट हो जाएगा। यहाँ कंडीशन क्या होगी, व्यक्ति को अंतर्मुखी स्वभाव प्रदान करता है, एकांत प्रिय बनाता है, एकाकी स्वभाव प्रदान करता है, यानी आप आइसोलेशन रिक्लूसिवनेस में रहना खुद पसंद करते हैं और भीड़ भड़का लोगों की जो है आपके चारों ओर लोग मंडरा रहे हैं, इससे व्यक्ति दूर भागता है, तो लिमिटेड सोशल सर्कल देता है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को लेकर कंफ्यूज ज़रूर होते हैं, खास तौर से शुरुआती जो उनके जीवन का पहलू होता है उसमें विशेषकर मतलब अर्ली एज ऑफ डेवलपमेंट जो है पर्सनालिटी का, उसमें विशेषकर काफ़ी असमंजस पैदा होता है व्यक्तित्व को लेकर। परंतु धीरे धीरे खास तौर से यदि व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव के और खास और एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं, यानी तत्वात्मक हैं थोड़ा, तो उतना ही बेहतर उनका पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन समय के साथ नज़र आता है। दूसरा यहाँ पर प्राइवेट और रिजर्व नेचर बढ़ता है। व्यक्ति जो है अपने आप में सोच में और कम लोगों के साथ जो इमोशंस हैं उनको शेयर करने में बिलीव करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जल्दीबाजी का स्वभाव कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि मेष राशि एक उग्र राशि है और केतु एक उग्र ग्रह है, तो यहाँ पे इम्पल्सिव बिहेवियर थोड़ा ये समय के साथ मतलब देते हैं और जल्दी शुरुआत के जो एज होता है उनमें ये स्वभाव बढ़ा हुआ होता है, भले ही समय के साथ थोड़ा घट जाए, समाप्त कभी नहीं होगा परंतु समय के साथ घट सकता है। तो इम्पल्सिव नेचर, जल्दीबाजी का स्वभाव, जल्दी आसानी से फ्रस्ट्रेट या इरिटेट या एजिटेट हो जाना, चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, यह अधिकतर समय देखने को मिलता है। ये एंथुजियास्टिक भी बनाता है व्यक्ति को, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, उत्साह है, करने की चीज़ों में कई चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और काम शुरू जल्दी कर देते हैं। परंतु केतु क्या है, एक जगह स्थिरता नहीं देता, तो आप जो है हो सकता है एक काम को शुरू करा, बीच में छोड़ करके कुछ नया काम शुरू कर दिया, तो यहाँ पे एक जो
पॉइंट है जिसको ध्यान देना चाहिए वो ये कि आप अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसको पूरा करने की आदत डालिए, वरना ये एक ऐसी पर्सनालिटी देगा जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन नहीं है, फिकल माइंडेड हैं और एक पॉइंट पर आप काम शुरू तो कर देते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते, इस तरीके का व्यक्ति बना देगा। तो आपको ये ध्यान रखना रहना चाहिए कि अगर आपका केतु इस राशि में है तो भी कितना ही अच्छा सपोर्ट मंगल से मिले, चंद्र से मिले, आपको कहीं ना कहीं कभी कदार ये चीज़ें दिखाई देंगी अपने भीतर। तो इसको दूर करने का प्रयास कीजिए। तत्क्षण स्वभाव देता है, स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड देता है, और ये अगर मंगल अच्छा है तो ये व्यक्ति के भीतर शारीरिक ऊर्जा, बल, शक्ति अच्छी प्रदान करता है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ। इसके अलावा जैसा मैंने कहा थोड़ा सा अधीरता बढ़ाता है। कई बार व्यक्ति आसानी से जो है मतलब चीज़ों के प्रति धैर्य नहीं रख पाते, इम्पेशेंट एटीट्यूड देखने मिलता है, और एग्रेशन रहता है। गुस्से की बात नहीं है, गुस्सा अलग होता है, क्रोध अलग है, और आपके भीतर जो एक आक्रोश है, या आक्रोश भी नहीं, एग्रेशन या आवेग जिसे कहें, ऊर्जा का आवेग, वो जो एग्रेशन एस्पेक्ट है वो यहाँ पे केतु बढ़ाएगा। अगर पॉजिटिव है मंगल तो यहाँ पे व्यक्ति के भीतर जो है एग्रेशन या का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई पड़ता है, यानी व्यक्ति भले ही इम्पेशेंट हो, थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्शन रखने वाले हों, परंतु अपने काम में डटकर मेहनत कर काम करने में यकीन रखते हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, कार्य करने में जो है मतलब एक भले ही थोड़ा जो है कम एक कंसंट्रेशन हो कभी कदार, परंतु व्यक्ति अपने काम में निष्ठा के साथ कार्य करने में सक्षम रह पाते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एग्रेशन है। पर तो क्या है, पॉजिटिव आउटलेट नज़र आ रहा है उस एनर्जी का, उस एग्रेशन का, जो गुस्से के रूप में हर बार बाहर नहीं निकल रहा। यहाँ ऐसा नहीं है कि गुस्सा आएगा नहीं, गुस्सा ये पैदा करता है, परंतु गुस्से का जो एस्पेक्ट है नकारात्मक, वो यहाँ पे घटा हुआ होगा अगर मंगल अच्छा है तो व्यक्ति के भीतर रेज और एग्रेशन देता है, बट आप उसको सही सकारात्मक दिशा देकर उसका उपयोग करते हैं, वो यहाँ देखने मिलता है अगर मंगल अच्छे हैं तो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कई बार, क्योंकि केतु स्थिरता नहीं देता और मेष राशि एक उग्र राशि है, तो ये फिकल माइंडेड बनाता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, जल्दी फैसला नहीं कर पाते, और ख़ास तौर से जल्दीबाजी में फ़ैसला आप करिए भी मत, क्योंकि अगर यहाँ जल्दीबाजी में फ़ैसला करेंगे तो अधिकतम समय गलती हो जाएगा, बाद में पछताएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा समय लेके फैसला करें तो बेहतर है। दूसरा इसमें ये भी रहता है, कई बार व्यक्ति ये विश्वास करते हैं बल का प्रयोग बुद्धि से ज़्यादा करते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे बल का प्रयोग करें, परंतु वहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है, जहाँ बुद्धि की आवश्यकता है, वहाँ बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि केतु बुद्धि का ग्रह नहीं माना गया है, पर मेष राशि बल की राशि मानी गई है। इस वजह से बल और उग्रता ये ठीक है, कई बार आपके काम आएगी, परंतु वहाँ पे काम लाएं जहाँ इसकी आवश्यकता है, बुद्धि का प्रयोग करने पर जोर देने की कोशिश करें। इसके अलावा ये जिद्दीपन भी देता है, पर जिद्दीपन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव भी आ सकता है। एक होता है बचकानी जिद, जहाँ पे व्यक्ति जानते हुए कि नहीं भाई हम गलत हैं, जिद करे पड़े हैं, वो नकारात्मक जिद है। एक होती है सकारात्मक, जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षाएं को पूरा करने में मदद करती है। तो एक दृढ़ संकल्प शक्ति प्रदान कर रहा है, इच्छा शक्ति प्रदान कर रहा है, व्यक्ति के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अच्छी प्रदान कर रहा है, व्यक्ति मेहनत करने में यकीन रखने वाले हैं। इस तरीके की जो ज़िद है, ये सकारात्मक ज़िद है जो यहाँ व्यक्ति को ये प्रदान करता है। इसके अलावा ज़िद्दीपन थोड़ा वैसे भी बढ़ाता है, कई बार एक जो बचकानी हट है वो भी यहाँ होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, परंतु यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी रहती है, ये झक्कीपन देता है कई बार स्वभाव में। अगर बुध कमज़ोर है तो ये बढ़ जाएगा, चंद्र कमज़ोर है तो ये बढ़ जाएगा। या क्या कि आप क्योंकि चंद्रमा और बुध निर्धारित करते हैं सही निर्णय लेने की क्षमता को, तो अगर निर्णायक क्षमता कमज़ोर पड़ रही है तो यहाँ पर सही और गलत का फैसला व्यक्ति सही तरीके से कर नहीं पाते, जिसके वजह से ज़िद का नकारात्मक पहलू बढ़ता चला जाता है, तो वो झक्कीपन कई बार दे जाता है। तो वो चंद्र और बुध पे निर्भर करता है, उसको ज़रूर देखें अगर आप कुंडली देख रहे हैं प्रॉपरली। इसके अलावा ये जैसा मैंने कहा मेष राशि आपकी पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की है, तो
बुद्धि का प्रयोग अगर अधिक व्यक्ति करने का प्रयास करते हैं तो उससे फ़ायदा यहाँ पे जो नज़र आएगा वो यह है कि आप एक बड़ी पिक्चर देख पाएंगे। दूरदर्शिता का जो है एक पहलू स्वभाव में बढ़ाने का कोशिश करें, वो यहाँ जरूरी है। और डिनायल, क्योंकि केतु क्या है, डिनायल पैदा करता है, अस्वीकृति, आत्म अस्वीकृति, ये सेल्फ डिनायल और भय, फियर बहुत पैदा करता है। और व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बहुत कंपेयर करता है, क्योंकि सामने राहु बैठा है। तो राहु क्या करेगा, आपके अगर केतु ज़्यादा ताकतवर हुआ तो ये सेल्फ डिनायल बढ़ाएगा, सेल्फ डाउट बढ़ाएगा, सेल्फ हेट्रेड बढ़ाएगा, दूसरों से कंपेयर 24 घंटे करेंगे और अपने आप को हीन भावना से भरता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ा देता है, सेल्फ डाउट बढ़ा देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करने लग जाता है। ये इसका नकारात्मक पक्ष है। और जो फाइनली कहाँ है, क्योंकि ये उग्र ग्रह और उग्र राशि थी तो ये गुस्से के रूप में बाहर आता है, भय के रूप में बाहर आता है, प्रतिशोध के रूप में बाहर आता है, दूसरों के प्रति घृणा के रूप में बाहर आता है। ये उसका नकारात्मक पहलू है जो देता है। अगर केतु अच्छा भी बैठ रहा है तो भी ये पैदा करने की क्षमता होगी उसके पास। पर अब दूसरा और आखिरी केस बात करते हैं कि जब केतु इस राशि में है, मेष में, और राहु से अधिक ताकतवर है, पर मंगल अच्छा नहीं बैठा है, चंद्रमा और लग्न के स्वामी शुभ स्थिति में नहीं है, केतु को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि ये भय बहुत बढ़ाता है और मानसिक रूप से परेशानियाँ, भावनात्मक रूप से परेशानियाँ, व्यक्तित्व में जो है विकृतियाँ पैदा करने में क्षमताएँ रखेगा। तो ये पैदा करता है सबसे ज़्यादा भय और गहरी भावनात्मक असुरक्षाएँ, डीप इनसिक्योरिटीज़, हाई फियर, गुस्सा बढ़ा देगा। तो अब यहाँ पे एंगर बढ़ जाती, क्रोध बढ़ता है। अब एग्रेशन नहीं बचता, अब एग्रेशन एंगर में तब्दील हो जाता है और निगेटिव आउटलेट एंगर का नज़र आएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं, हर छोटी बात पे ईर्ष्या है, दूसरों से द्वेष है, हीन भावनाएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो एंग्जाइटी, एंगर, डीप इनसिक्योरिटीज, फियर, फोबिया, पैरानोया, हर प्रकार के मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हर प्रकार के, छोटे से लेके बड़े तक, सब इसमें पॉसिबल हैं। कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं देता, व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को लेकर टोटली कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन मेकिंग शून्य होती है, इमेच्योरिटी बहुत बढ़ी हुई होती है, फैसला लेने की क्षमता कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा जो है जो समझ ही नहीं आता कि सही करें क्या, तो टोटल कन्फ्यूजन स्टेट है। जल्दीबाजी बहुत बढ़ी हुई होती है, अधैर्य बहुत ज़्यादा है, इम्पेशंस एंड इम्पल्सिव एटीट्यूड। इसके अलावा इर्रेशनल बिहेवियर, बुद्धि का प्रयोग ना कर, बल का प्रयोग अधिक, हठ का प्रयोग अधिक, और जो बचकानापन है स्वभाव में वो बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा अति उत्साही स्वभाव, ओवर एंथुजियाज्म, जिसमें कई बार हम निर्णय सही नहीं ले पाते। बिहेवियर, अपने स्वभाव पर, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रहना, नकारात्मक जिद, और पूरी आत्म अस्वीकृति में जीने का जो एक स्वभाव है, टोटल सेल्फ डिनायल, एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन, जीवन में चीज़ें होने के बावजूद भी किसी प्रकार का सुख महसूस ना कर पाना, खुशी महसूस ना कर पाना, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर एंड हैप्पीनेस, ये पैदा करता है। इसके अलावा नकारात्मक व्यवहार, जो लोग बहुत ज़्यादा सिनिक हैं, सेडिस्ट, मैसोचिस्टिक या वॉयलेंट बिहेवियर देखने मिलता है, इस प्रकार के लोग हैं। तभी यहाँ पे जैसा मैंने कहा, इसको जानकारी स्रोत की तरह लीजिए, परंतु केतु ये देने में क्षमता रखेगा। इसके अलावा दूसरों से आसानी से प्रभावित और आप इच्छाएं पूरी ना होने पर ईर्ष्या, राग, द्वेष और नकारात्मक झूठे अहम का विस्तार स्वभाव में पैदा करता है। लर्निंग और एजुकेशन प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव एस्पेक्ट है केतु का, परंतु जैसा मैंने कहा, हमने सारे केसेस की चर्चा की है और आप बाकायदा कुंडली को अध्ययन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर आइएगा। तो अभी आज हमने सारे पहलू देखे कि जब राहु और केतु
मेष नहीं, राहु तुला में और केतु मेष में हो तो किस प्रकार के परिणाम संभव हैं। हर प्रकार की जो स्थितियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी। चारों सूरतों के बारे में देखा, शुभ और अशुभ परिस्थितियां और परिणाम जो राहु केतु यहाँ दे सकते हैं उनके बारे में आज हमने जानकारी हासिल की। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार के परिणाम ये दे सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।